यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। राहुल गांधी ने एटम बम की बात की थी, वो तो ठस्सी निकला, कोई दम तो था नहीं उसमें। फिर हाइड्रोजन की बम की बात की थी, लेकिन वो बम भी आज नहीं फोड़ा। आज उन्होंने एक नया बम फोड़ने का दावा किया, लेकिन वो बम भी कैसे फुस निकला। कर्नाटक से महाराष्ट्र तक राहुल गांधी के वोट चोरी के हर दावे की धज्जियां उड़ाने वाले सबूतों का चैप्टर आज सबसे पहले खोल रहा हूं। लेकिन सवाल तो यह है कि जब राहुल गांधी के ये सारे बम फुस होते जा रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी वोट चोरी का नाम लेकर अपना एजेंडा चलाने में लगे हुए क्यों? राहुल गांधी आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं? इसी पर बीजेपी ने आज गंभीर आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत को बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते हैं। बीजेपी के इन गंभीर आरोपों के बीच आज राहुल गांधी ने खुद कुछ ऐसा कह दिया जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या वोट चोरी की बात करना सिर्फ बहाना है, असली निशाना कुछ और है, असली मकसद कुछ और है। राहुल गांधी ने ऐसी क्या बात कह दी? क्या इससे पीएम मोदी के खिलाफ खतरनाक खेल जो वो खेलने जा रहे हैं वो खुल गया है? आज इस सब के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने दावे किए उस पर कैसे घमासान मचा? राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं क्या वो वाकई सच्ची हैं, या फिर वो जो सबूत रख रहे हैं वो सबूत भी बहुत ही खोखले हैं? पूरी कंप्लीट रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले घमासान का ट्रेलर देखिए। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं। फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठिया बचाओ यात्रा। हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। राहुल गांधी बहुत दिनों से हाइड्रोजन बम फोड़ने की बातें कर रहे हैं। माहौल भी खूब बनाया, आ रहा है हाइड्रोजन बम, आ रहा है, अब आ रहा है, तब आ रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर खूब प्रोमो टीजर भी चला दिया कि भाई आने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लोडिंग। राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें भी की थी कि तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम फटने वाला है। लेकिन आज जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने आते ही पहले ही कह दिया कि आज जो बम फोड़ रहा हूं वो हाइड्रोजन बम नहीं है। सुनिए एक बार राहुल गांधी। First of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being won. राहुल गांधी कह रहे ये एच बॉम्ब नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है। लेकिन एक और माइलस्टोन है कि भाई हम आपको बता रहे हैं चुनाव में गड़बड़ी हो रही। हाइड्रोजन बम नहीं है, पब्लिक कह रही है तो टी बम है, ठस्सी बम। क्योंकि हाइड्रोजन बम तो फूटा नहीं, लेकिन जो बम राहुल गांधी ने फोड़ने का दावा किया उसमें उन्होंने जो खुलासे किए वो अगर आप फैक्ट्स के साथ आज देखेंगे इस चैप्टर में तो आप कहेंगे कि क्या ही था। राहुल गांधी ने 5 खुलासे किए। उन्होंने कहा कि भाई, मतलब सो कॉल्ड खुलासे। पहला खुलासा उनके हिसाब से था कि कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आलंद विधानसभा सीट पर 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश हुई। यह सब साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हुआ। दूसरा सो कॉल्ड खुलासा था कि कर्नाटक के आलंद में कांग्रेस समर्थकों के वोट टारगेट किए गए, उन बूथ पर वोट हटाने की कोशिश हुई जहां कांग्रेस मजबूत थी। तीसरा सो कॉल्ड खुलासा था कि राहुल गांधी ने दावा किया कि कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर वोट हटवा रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सब पता है।
चौथा खुलासा उन्होंने किया कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को पेश किया जिनके नाम पर वोट डिलीट करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन दी गई, लेकिन उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं। पांचवा सो कॉल्ड खुलासा था कि भाई कर्नाटक की आलंद सीट की तरह ही महाराष्ट्र की राजूरा सीट पर भी धांधली हुई है और 6,850 वोट ऑनलाइन जोड़ दिए गए। तो यानी कर्नाटक की सीट पे कह रहे हैं कि वोट हटाने का प्रयास हुआ और महाराष्ट्र में वोट जोड़ने का प्रयास हुआ। 2 राज्य का राहुल गांधी 2 सीट का जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में ऐसे ही वोट हटाने और जोड़ने की फैक्ट्री चल रही है, पर्दे के पीछे पीछे एक फोर्स काम कर रही है और चुनाव आयोग उसकी मदद कर रहा है। राहुल गांधी के इन दावों और खुलासों की धज्जियां कैसे उड़ गई हैं हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की जिस एक विधानसभा सीट को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो आरोप क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की आलंद सीट, विधानसभा सीट, इस पर 6,018 वोटर्स के नाम हटाने की साजिश हुई। यह साजिश अचानक से तब पकड़ी गई जब एक बूथ लेवल ऑफिसर के अंकल का वोट डिलीट हो गया। उसने चेक किया तो पता चला कि पड़ोसी ने ऐसा किया है। उसने पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी ने कहा कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। इसी किस्से को सुनाकर राहुल गांधी ने दावा ठोक दिया कि किसी और फोर्स ने पूरे प्रोसेस को हाईजैक किया हुआ है। एक बार राहुल गांधी को सुन लीजिए कि वो आलंद सीट के बारे में क्या बता रहे हैं, फिर फैक्ट्स तो हम आपके लिए लाए ही हैं। किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6,000, तकरीबन 6,000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही किसी और का नंबर, और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया। अब राहुल गांधी ने कर्नाटक की जिस आलंद विधानसभा सीट पर वोट चोरी का आरोप लगाया, पहले तो उसके बारे में समझ लीजिए कि यह सीट जो है जिसके बारे में राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, उस सीट पर अभी का डेटा क्या बोलता है। उन्होंने कहा भाई आलंद विधानसभा सीट है जहां पर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि भाई वोट चोरी हुई है। ठीक है, अब जरा देखते हैं। उन्होंने कहा 6,018 वोट काटने की कोशिश हुई। एक लाइन में कहते हैं कि वोट डिलीट हो गया, दूसरे में कहते हैं कि वोट काटने की कोशिश हुई। तो वोट काटने की कोशिश हुई मतलब कटा नहीं, कोशिश हुई। तो जब कोशिश हुई तो फिर चोरी कैसे हुई? घर में मान लीजिए आप कह रहे हैं मेरे घर में चोर ने घुसने की कोशिश की लेकिन घुस नहीं पाया, तो फिर चोरी की एफआईआर कैसे होगी बॉस? लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस सीट पर, आलंद सीट पर जीता कौन 2023 में, 2023 में? कांग्रेस पार्टी जीती बॉस। कांग्रेस को 88,981 वोट मिले, बीजेपी को 78,701 वोट मिले और जीत का अंतर था 10,280 वोट। अब सवाल यह है बॉस कि आप कह रहे हैं पहली बात तो कि वोट चोरी की कोशिश हुई, तो वोट चोरी नहीं हुआ, तो फिर वोट चोरी का मामला ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर वोट चोरी हो गई। अरे तो वोट चोरी हो गई तो आप कैसे जीते? कांग्रेस पार्टी जीत गई और वो भी 10,280 वोट के मार्जिन से जीत गई। तो जो वोट चोरी कर रहा था उसको समझ में नहीं आया कि भाई हम ऐसा कम से कम वोट चोरी करेंगे, जीत का मार्जिन तो बना सकें। दूसरी बात, राहुल गांधी ने 6,018 वोट डिलीट करने की कोशिश का आरोप लगाया।
इससे कहीं ज्यादा वोट डिलीट होने का आरोप लगाया, जिसका कोई सबूत वो दे नहीं पाए। कह रहे कि हो सकता है इससे ज्यादा डिलीट हुआ। अरे हो सकता है में क्या चलता है? हो सकता पे दुनिया नहीं चलती बॉस। हो सकता है कि आप प्राइम मिनिस्टर होते, लेकिन है नहीं ना। राहुल का कहना है कि कांग्रेस के गढ़ से वोट डिलीट किए गए, जिस बूथ पर कांग्रेस मजबूत थी वहां से वोट डिलीट किए गए। जरा एक बाइट सुनिए, फिर कांग्रेस का गढ़ है कि नहीं वो भी आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद ने अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। राहुल गांधी जो कहानी सुनाते हैं उसको इतना सीरियसली सुनाते हैं कि एक सेकंड के लिए आपका भी मन कर जाएगा कि हां यार विश्वास किया जाए क्या। लेकिन फैक्ट देखिए क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ है यह आलंद सीट और इसीलिए इसको टारगेट किया गया, वहां पर वोट डिलीट किए गए। अब सच्चाई जान लीजिए कि आलंद सीट कांग्रेस का कितना मजबूत गढ़ है। अगर आप देखेंगे साल और विनर वहां पे कौन जीता, जरा इसको देखते जाइए। 1994 से शुरू कर रहा हूं बॉस ताकि आपको याद रहे। यहां पर कर्नाटक कांग्रेस जीती। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हो रही है बॉस, ये कर्नाटक कांग्रेस अलग है। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी केसीपी वो जीती। फिर 1999 में यहां पे कौन जीता बॉस? केसीपी जीती, कांग्रेस कर्नाटक कांग्रेस पार्टी। अभी भी कांग्रेस नहीं जीती है। 2004 में देखिए यहां कौन जीता, यहां पर जनता दल जीती। अभी भी कांग्रेस नहीं जीती है बॉस। 2008 में राहुल गांधी का सो कॉल्ड गढ़, यहां पे फिर जनता दल जीतती है। 2013 में देखिए, 2013 में कर्नाटक जनता पक्ष केजेपी ये पार्टी है, ये जीत जाती है। 2018 में यहां से बीजेपी जीतती है और 2023 में जाके पहली बार इस सीट पे कांग्रेस जीती है। पहली बार 1994 से लेकर 2023 तक के बीच में इस सीट पर, आलंद सीट पर कांग्रेस पार्टी एक बार जीती है। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? कांग्रेस का गढ़ है इसलिए यहां पे वोट चोरी हो रही है। गढ़ में आप एक बार जीत रहे हैं। और आप ये भी देखिए, इत्तेफाक देखिए, कमाल की बात देखिए कि राहुल गांधी के हिसाब से कि जब वोट चोरी हो गई तब उनकी पार्टी पहली बार इस सीट पे जीत गई। जब तक सो कॉल्ड वोट चोरी नहीं हुई थी तब तक कोई और जीत रहा था। तो कांग्रेस का वोट जब चोरी हुआ तब वो जीत गया, उसके पहले हार जाते थे। तो राहुल गांधी को तो भर देश में अपना वोट चोरी करवा लेना चाहिए, तभी ना जीतेंगे। 29 साल में आलंद सीट से कांग्रेस सिर्फ एक बार चुनाव जीती है और कह रहे हैं कि मेरी मजबूत सीट थी इसलिए यहां से सब हो रहा है। राहुल गांधी ये सारा खुलासा, सो कॉल्ड खुलासा कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही एक बात से और फंस गए। राहुल गांधी ने कह दिया कि ये सब कुछ 10-15 साल से चल रहा है, यानी वोट चोरी का मामला 10-15 साल से चल रहा है। भाई मोदी सरकार को तो आए हुए 11 साल हुए हैं, उससे पहले तो केंद्र में कांग्रेस की ही यूपीए सरकार थी। तो क्या राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और यूपीए सरकार भी वोट चोरी करके बनी हुई थी? सुनिए एक बार इनको। शॉकिंग बात यह है बस कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, नो ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। यानी राहुल गांधी जैसे जैसे खुलासा करते गए वो अपनी ही बातों में हमेशा की तरह फंसते चले गए। बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी की आदत हो गई है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। राहुल दावा तो कर रहे हैं हाइड्रोजन बम फोड़ने का, लेकिन फुलझड़ी से काम चलाना पड़ रहा है। सुनिए एक बार अनुराग ठाकुर। बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे,
फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि ये सारा गड़बड़ झाला 10-15 साल से चल रहा है, दूसरी तरफ वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार पर हमले कर रहे हैं, जो इस वक्त देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार की तस्वीर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार वोट चोरी करने वालों को बचा रहे हैं। अरे बॉस, ज्ञानेश कुमार तो अभी हाल में मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगर ये सब 10-15 साल से चल रहा है तो ज्ञानेश कुमार कैसे करवा रहे हैं बॉस? और जिस आनंद सीट का जिक्र कर रहे हैं, वहां 2023 में चुनाव हुआ है, तब तो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं थे, तो उन्होंने कैसे करा दिया होगा? राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे जैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ती जाती है, वो बोलते जाते हैं, सो कॉल्ड सबूत रखते जाते हैं, उतना फंसते जाते हैं। कर्नाटक की जिस आनंद सीट को लेकर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट डिलीट करने की धांधली हुई, उसमें राहुल गांधी ने गोदाबाई नाम की एक महिला का नाम लिया, बताया कि उनके नाम पर 12 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने की कोशिश हुई और गोदाबाई को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह राहुल गांधी ने सूर्यकांत और बबीता नाम के 2 लोगों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि सूर्यकांत के नाम पर 14 मिनट में 12 वोटर्स के नाम हटाने की एप्लीकेशन ऑनलाइन दी गई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकांत को बुलाया और साबित करने का प्रयास किया कि सूर्यकांत को इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। एक बार राहुल गांधी का ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा भी देखिए, फिर इसका भी सच बताता हूं आपको। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है सूर्यकांत जी, यहां है। आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए, ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल करती है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट करके फिर सो गए। अब राहुल गांधी एक बात बार बार कह रहे हैं, लाइन यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि वोटर डिलीट कर दिए इन लोगों ने, या इनके नाम से वोटर डिलीट कर दिए गए। बोल रहे हैं ना कि 2 वोटर डिलीट किए और सो गए। अब ये लाइन पकड़ के रखिए, इसको रख के ऐसे पॉकेट में डाल लीजिए, वोटर डिलीट कर दिए गए बोले हैं ना, इसको रखिए अभी जेब में, आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कर्नाटक की आनंद सीट पर वोटर्स को डिलीट करने की कोशिश हुई। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर उस आनंद सीट का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा जिसे लेकर राहुल गांधी इतना बवाल मचा रहे हैं। जो भी डिलीट कर रहा है, वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई ये सब सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है, डिलीट किया जा रहा है, टारगेटेड डिलीशन हो रहा है। उन्होंने जब पिछली बार एसआईआर को टारगेट किया था और सो कॉल्ड सबूत रखे थे एटम बम,
तो उन्होंने देश को समझा दिया था कि क्यों एसआईआर की जरूरत है, कैसे जो है वो कई नामों के डुप्लीकेशन होते हैं, कई लोग चले गए, उनके नाम हटाने पड़ते हैं। और वो उन्होंने जब इतनी चर्चा हुई तो लोगों को लगा कि हाँ ठस्सी बम था, लेकिन जरूरत तो है एसआईआर। अब उन्होंने आज जो कहा उससे उन्होंने जाने अनजाने देश को यह बता दिया कि चुनाव आयोग का सिस्टम कितना फूल प्रूफ है। दरअसल इस बात को समझना होगा कि राहुल गांधी ने आज जो खुलासा किया वो पूरी तरह से उस ऑनलाइन सिस्टम को लेकर है, जिसमें कोई व्यक्ति चुनाव आयोग को अर्जी देकर किसी का नाम हटवा सकता है या जुड़वा सकता है। लेकिन किसी का नाम हटवाना या जुड़वाना इतना आसान काम नहीं है। पहले आप यह समझिए कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाने की क्या प्रक्रिया है। इसकी दो प्रक्रिया है, एक ऑफलाइन होती है, एक ऑनलाइन होती है। ऑफलाइन नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 आता है, उसको भरिए और किसी बूथ लेवल ऑफिसर को जाके या चुनाव आयोग के किसी सेंटर से आप इसको लेकर भर के और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ लगा के दे दीजिए कि इसका नाम हटा दीजिए। लेकिन फॉर्म 7 अगर आपको भरना हो तो ऑनलाइन प्रक्रिया भी है। केंद्र या राज्य की चुनाव आयोग की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर आप फॉर्म 7 ऑनलाइन भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म 7 भर दिया और वोटर लिस्ट से नाम हट जाता है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने की पूरी प्रक्रिया है, ठोस है, मल्टीलेयर्ड है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति आपका नाम हटाने की ऑनलाइन एप्लीकेशन देगा, वैसे ही इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चली जाएगी। यानी आपकी जानकारी में यह आ जाएगा कि कोई आपका नाम वोटर लिस्ट से हटवा रहा है, आपको मैसेज आएगा, बाकायदा अलर्ट। इतना ही नहीं, ऑनलाइन फॉर्म 7 भरे जाने के बाद ग्राउंड पर इसकी जांच होती है। जिसका नाम हटाने की बात है उसके घर जाकर जांच की जाती है, जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी जांच होती है। वोटर लिस्ट में कोई नाम जोड़ा या काटा जा रहा है तो इसकी जानकारी सभी पार्टी के बीएलए बूथ लेवल एजेंट से शेयर की जाती है कि देखो इसका नाम हट रहा है। बीएलए राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं। यानी गड़बड़ी की गुंजाइश सिर्फ फॉर्म भर देने तक ही रहती है। किसी का नाम यूं ही कट नहीं जाता, पूरी जांच होती है। जिसका नाम काटा या जोड़ा जाना है उसका वर्जन भी सुना जाता है। तो अगर ऑनलाइन हो भी गया, किसी ने कोई ऑटोमेटेड सिस्टम बना के हैक करने का प्रयास भी किया, तो वो कामयाब ही नहीं हो पाएगा, और वो नहीं हुआ। ऐसे ही कोई भी मुंह उठाकर किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटा सकता। भाई इतने साल से सांसद है देश के, चुनावी प्रक्रिया तो समझें। ना हटा सकता है ऐसे ही कोई, ना जुड़वा सकता है ऐसे कोई। और जो भी नाम हटता जुड़ता है वो सब बाहर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट को मिलता है। एक फूल प्रूफ सिस्टम है। जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि बड़े लेवल पर सिस्टमैटिक नाम डिलीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है और ना पॉसिबल है। आज राहुल गांधी ने खुद यह साबित कर दिया कि चुनाव आयोग का सिस्टम कितना मजबूत है। राहुल गांधी खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को ले आए जिनका नाम वोट काटने की अर्जी दी गई, और जिनका वोट काटने की अर्जी दी गई, लेकिन सिस्टम इतना मजबूत था कि जिस महिला का वोट काटने की अर्जी ऑनलाइन दी गई वो तुरंत अलर्ट हो गई। यानी एक तरह से राहुल गांधी ने खुद ही देश को बता दिया कि हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया कितनी स्ट्रांग है। अगर लूप होल होता तो भाई नाम कट ना गया होता, नाम नहीं कटा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा माहौल बनाया जैसे आलंद सीट से 6018 वोट डिलीट ही हो गए, जबकि यह मामला 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश का मामला है। अब वो पर्ची जो इधर रखवाया था, बोल ना रहे थे कि रात में उठे 4 बजे 2 वोट डिलीट किए और उसके बाद सो गए, बोले थे ना डिलीट किए। अब राहुल गांधी बाद में ट्वीट कर रहे हैं कि यह डिलीट करने की कोशिश का मामला है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत में कहा गया कि आलंद सीट पर 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश हुई। देखिए लिखा हुआ है, समवन ट्राइड टू डिलीट 6018 वोटर्स। ट्राइड मतलब कामयाब नहीं हो पाया। फिर एक जगह यह भी कहा गया कि चुनाव दर चुनाव कोई सिस्टमैटिकली लाखों वोटर्स को टारगेट कर रहा है और उनका वोट डिलीट कर रहा है। और उस प्रेजेंटेशन में डिलीटेड भी लिखा है। देखिए पीछे लिखा है ना, डिलीटेड मुहर लगा हुआ है। जब डिलीट नहीं हुआ तो कहा है आप डिलीट लिख दिए बॉस, कहा है आप बोल दिए कि रात में उठा 2 लोगों का वोट डिलीट किया और सो गया, जब वोट डिलीट ही नहीं हुआ। यानी वोटर्स के नाम फर्जी तरीके से डिलीट किए जा रहे हैं चुनाव दर चुनाव, ऐसा राहुल गांधी खुद ही मान के चल रहे हैं और माहौल बना रहे हैं, जबकि सबूत इसका नहीं दे पाए। राहुल गांधी ये माहौल बना रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एक ढेले भर की जानकारी भी उनसे साझा नहीं की, उल्टे जांच को ब्लॉक कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारे आलंद के उम्मीदवार ने घोटाले का खुलासा किया तो स्थानीय ईसी अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन सीआईडी की जांच को मुख्य चुनाव आयुक्त ने रोक दिया। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे और चुनाव आयोग से सारे सबूत देने की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं दिया। कर्नाटक चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयोग से जांच में सहयोग की कई बार गुजारिश की, लेकिन चुनाव आयोग ने मना कर दिया। आईपी एड्रेस, डिवाइस पोर्ट और ओटीपी के बारे में सारी जानकारी दी गई, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग ने इसे भी रोक दिया।
अगर ये वोट चोरी नहीं पकड़ी गई होती, सुनिए लाइन को, कह रहे हैं कि अगर ये वोट चोरी नहीं पकड़ी गई होती तो 6018 वोट हटा दिए गए होते, तो हमारा कैंडिडेट हार भी सकता था। वोट हट जाते, हमारा कैंडिडेट हार जाता, इसलिए मान लो कि वोट चोरी हो गई है। ये कौन कहानी मानेगा बॉस। और कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी बहाना बनाना बंद कीजिए, कर्नाटक सीआईडी को फौरन सबूत सौंपिए। राहुल गांधी ने यह तो कह दिया कि कर्नाटक सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग कोई जानकारी नहीं दे रहा। लेकिन कर्नाटक के चुनाव आयोग ने इसकी भी सच्चाई बता दी। खुद चुनाव आयोग ने बताया कि 6 सितंबर 2023 को उन्होंने जितनी जानकारी उपलब्ध थी वो सब कर्नाटक के कलबुर्गी के एसपी से साझा कर दी थी। चुनाव आयोग ने कहा कि दिसंबर 2022 में चुनाव आयोग को फॉर्म 7 की ऑनलाइन एप्लीकेशन मिली। जब बड़ी मात्रा में वोटर डिलीट करने की अर्जी मिली तो चुनाव आयोग ने अपने लेवल पर वेरिफिकेशन किया। बीएलओ की जांच के आधार पर फरवरी 2023 में चुनाव आयोग की तरफ आलंद पुलिस को शिकायत दी गई और कहा गया कि वोटर्स के नाम हटाने की साजिश की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस किया गया। 6018 एप्लीकेशन में से सिर्फ 24 एप्लीकेशन सही पाई गई, उन वोटर्स के नाम हटा दिए गए। बाकी 5994 एप्लीकेशन गलत थे तो उन लोगों के नाम ही डिलीट नहीं किए गए। और जहां तक सीआईडी को सबूत देने की बात है तो सितंबर 2023 में चुनाव आयोग ने आपत्ति जताने वाले व्यक्ति की डिटेल, रेफरेंस नंबर, एपिक नंबर, जिन मोबाइल नंबर से लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट किए गए थे वो मोबाइल नंबर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीडियम, आईपी एड्रेस, एप्लीकेंट प्लेस, फॉर्म सबमिशन डेट, टाइम, यूजर्स क्रिएटेड डेट, ये सारी चीजें पुलिस से साझा कर दी। ये सारी चीजें साझा करने के बाद कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जांच करने वाले अधिकारी से मुलाकात भी की, पुलिस की साइबर एक्सपर्ट से मिले और जांच कहां तक पहुंची इसकी जानकारी भी ली। यानी चुनाव आयोग का कहना है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। एफआईआर तो उसने कराई और उसने कोई भी वोट चोरी होने नहीं दी, वोट डिलीट होने ही नहीं दिया। और जांच एजेंसी के साथ सबूत भी शेयर कर दिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरे कोई सबूतें नहीं दे रहे हैं लोग। पर मेरा तो सबसे बड़ा सवाल है और बेसिक, सबसे बेसिक सवाल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी जो है वो ज्ञानेश कुमार एक पूरा सिस्टम 10-15 साल से करा रहा है। तो करा रहा है तो ये 6018 नाम क्यों नहीं हटवा पाया वो सिस्टम? क्यों नहीं डिलीट हो पाई ये 6018 नाम? राहुल गांधी से कोई पूछे कि अगर चुनाव आयोग करा रहा है, कोई सिस्टम करा ले रहा है, तो ये 6018 नाम क्यों नहीं हटवा पाया? क्यों कांग्रेस पहली बार आलंद सीट से जीत गई जब आपके हिसाब से सो कॉल्ड वोट चोरी हुई? लेकिन नहीं, राहुल गांधी का तो कुछ और चल रहा है ना, वो अभी आगे आपको बताऊंगा। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र की एक सीट पर भी खुलासा करने का दावा किया। आरोप लगाया कि जिस प्रोसेस से कर्नाटक की आलंद सीट में वोट डिलीट हुए, उसी प्रोसेस से महाराष्ट्र की राजूरा सीट पर वोट जोड़ दिए गए। महाराष्ट्र की राजूरा विधानसभा सीट पर 6850 वोट जोड़े गए। लेकिन आप यह देखिए कि राजूरा में 1999 से हर चुनाव में विधायक चेंज हो जाता है। 2024 में यहां से बीजेपी जीती, 19 में कांग्रेस जीती थी, फिर 2014 में यहां बीजेपी जीती थी, 2009 में कांग्रेस जीती थी, 2004 में स्वतंत्र भारत पक्ष को जीत मिली, 1999 में कांग्रेस को जीत मिली। यानी राजूरा से कांग्रेस का इतिहास है, वो एक चुनाव जीतते हैं, अगला हार जाते हैं। तो ये वाला हार गए क्योंकि पिछला जीते थे, वो पैटर्न बना हुआ है। लेकिन राहुल गांधी इसे इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे वोट जोड़े या घटाए गए तो कांग्रेस इस बार ये सीट हार गई, वरना पता नहीं कितने बार से जीत रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना, उन फैक्ट्स में दम ही नहीं है, ठस्सी बम है बॉस। हाइड्रोजन और एटम बम तो छोड़ दीजिए, ये ठस्सी बम है। और सवाल यह है कि आप क्या देश के पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देना चाहते हैं? पहले ईवीएम चिल्लाते रहे, अब जो है वोट चोरी कह रहे हैं, नाम जोड़ के नाम कटा के होता है। खुद अभी बिहार में ये लोग 89 लाख नाम दिए हैं कि भाई इनको हटाइए। क्यों दिए आप? ये वोट चोरी कराना चाहते हैं कि आप आपके लॉजिक के हिसाब से? राहुल गांधी के आज के वोट चोरी वाले धमाके पर, सो कॉल्ड धमाके पर, अमित शाह ने भी जोरदार पलटवार किया। आज अमित शाह बिहार में थे, शाह ने राहुल और लालू दोनों को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बिहार में यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का मकसद वोट चोरी नहीं बल्कि घुसपैठियों को बचाने का था, यह अमित शाह कह रहे हैं। सुनिए एक बार। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या?
अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। वोट चोरी के नाम पर राहुल गांधी धमाका करने का दावा तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास सारे सबूत हैं। लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया कि जब इतने पुख्ता सबूत हैं और मान लीजिए आपके हिसाब से चुनाव आयोग मान नहीं रहा, सुन नहीं रहा, तो कोर्ट जाएंगे क्या? राहुल गांधी ने जो जवाब दिया, आप सुनिएगा तो हैरान रह जाइए। कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। सुनिए एक बार। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। आप सोचिए बॉस, इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं कि मेरा काम इस देश के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। भाई आप कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? भाई जब इतने सबूत हैं, दूध का दूध पानी का पानी, कोर्ट में कर दीजिए। और आप तो, या आपका पूरा इकोसिस्टम कई बार कोर्ट गया है, विपक्ष कोर्ट नहीं गया है। भाई बिहार एसआईआर के मामले में कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, वक्फ कानून, आर्टिकल 370, राफेल मुद्दा, पेगासस, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सीएए, नोटबंदी, सब पे कोर्ट नहीं गए। इसी में कोर्ट में जाने में आपको लग रहा है कि ना मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। आज दिन में राहुल गांधी आए थे तो वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम फोड़ने, लेकिन बम तो फुस हो गया। इस धमाके का कोई असर शाम तक नहीं हुआ, तो शाम तक राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर लोग बातें करने लगे कि राहुल गांधी का असली एजेंडा आखिर क्या है। क्योंकि आज वोट चोरी के नए आरोप लगाकर राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी ने जेन जी का जिक्र किया, और यह जेन जी का नाम जब भी आता है तो लोग नेपाल की बात करने लगते हैं। नेपाल में हाल में जो भयंकर बवाल हुआ था, जिसमें संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रधानमंत्रियों के घर से लेकर मंत्रियों के घरों में आगजनी हुई थी, मारपीट हुई थी, खौफनाक तस्वीरें आई थी, नेपाल में तख्ता पलट हुआ था, वो सब जेन जी प्रोटेस्ट के नाम पर हुआ था। नेपाल में इसी में भयंकर अराजकता भी दिखी थी। जब राहुल गांधी ने आज जेन जी का जिक्र किया और अपने वोट चोरी वाले सियासी एजेंडे में इसको जोड़ा, तो लोगों ने सवाल उठा दिए कि आखिर राहुल गांधी का असली मकसद क्या है। क्या वो जेन जी को भड़काना चाहते हैं? वो भारत में नेपाल जैसा हाल बनाना चाहते हैं क्या? क्योंकि इंडी गठबंधन के कई नेता पहले ही खुलकर नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालत भारत में होने की बात कर चुके हैं। बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जनता को गुमराह कर रहे हैं ताकि भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति बन जाए। लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। राहुल गांधी का बैड लक ही खराब चल रहा है। आज उनका एक और कथित बम फुस हो गया जब मार्केट्स रेगुलेटर सेबी ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर गौतम अडानी और उनके ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था। इन आरोपों की जांच में सेबी को अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि जांच में यह पता चला कि इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन जैसे आरोप बेदम है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर यह आरोप लगाए थे, जिससे अडानी ग्रुप के शेयर्स गिर गए थे। सेबी की क्लीन चिट मिलने के बाद गौतम अडानी ने कहा कि हिंडनबर्ग के आरोप निराधार थे। यह साबित हो गया। गौतम अडानी ने कहा कि जिन निवेशकों ने इन फर्जी और एजेंडाधारी आरोपों की वजह से नुकसान झेला, उनका दुख है। जिन लोगों ने यह फर्जी नैरेटिव फैलाया, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त एक्सपर्ट पैनल ने भी यह माना था कि हिंडनबर्ग के आरोपों में दम नहीं था। और हमने पाठशाला में तमाम सबूत आपके सामने रखे थे कि हिंडनबर्ग कैसे एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा है।
वो भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को कोलैप्स कर देना चाह रहा था कि भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को हिला दो ताकि भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी गिर जाए, और टारगेट फिर नरेंद्र मोदी को कर। और आज देखिए सब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं ना। इसलिए कहता हूं पाठशाला देखा कीजिए। पाठशाला में अगली क्लास आपको दिखाता हूं। मोदी के सामने ट्रंप का झुकना तय, टैरिफ घटने वाला है, लेकिन रूस चीन भारत की तिकड़ी का अब क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के पहले पाकिस्तान की नई डील, मुनीर को मोदी के नए भारत की मार से कौन बचाने आने वाला है? ट्रंप और मोदी के बीच फिर बढ़ने लगा याराना, तो चीन अब पाकिस्तान को पुचकारने लगा है क्या? अब इसका चैप्टर। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा था, मोदी, पुतिन, जिनपिंग मिलकर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने में जुटे थे, क्या वो बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर अब पॉज हो गया है? क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका भारत का फिर से दोस्त बनने के लिए तड़प रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भारत पर टैरिफ घटा देंगे। ट्रंप पीएम मोदी को बर्थडे विश करने के लिए सबसे पहले फोन लगा दे रहे हैं। अगर ट्रंप टैरिफ पर मोदी के सामने झुक गए, जिसके पूरे आसार, और हमने कहा था कि आदमी रास्ता देख रहा कि कहां से हम निकलें और फिर सरेंडर करें, तो फिर रूस, चीन और भारत की तिकड़ी का क्या होगा? अमेरिका से भिड़ने के लिए रशिया, इंडिया, चाइना जो RIC बन रहा था, उसका अब क्या होगा? क्योंकि आप देखिए कि इधर ट्रंप ने भारत के सामने झुकना शुरू किया, उधर चीन ने फिर से अपना पुराना खेल शुरू किया। चीन ने पाकिस्तान को पुचकारना शुरू कर दिया। भाई उसको भी लगा कि भाई अगर मोदी और ट्रंप फिर दोस्ती कर लेंगे, अमेरिका भारत फिर दोस्त बन जाएगा, तो चीन क्या करेगा? तो वो पाकिस्तान को फिर पुचकार रहा है। चीन ने पाकिस्तान के लिए अपनी कौन सी हथियार फैक्ट्री खोल दी जिसे वो पूरी दुनिया से छिपाकर रखता है, वो आगे दिखाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि चीन और तुर्की जैसे देशों के सहारे टिका पाकिस्तान अब भारत की मार से बचने के लिए कैसे सऊदी अरब के पास गया है। सऊदी अरब से भिखमंगे पाकिस्तान को क्या ऐसा मिल गया जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। पाकिस्तान को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू ना कर दें, और इसी डर में पाकिस्तान कभी चीन के पास जाता है, कभी अमेरिका के पास जाता है, कभी तुर्की के पास। अब पाकिस्तान पहुंच गया है बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब के पास। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो डील की है, क्या वो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की मार से बचा पाएगी? ये आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी के नए भारत से पाकिस्तान क्यों इतना डरा हुआ है। पाकिस्तान को नया डर इसलिए लगा है क्योंकि अब तक पाकिस्तान जिस ट्रंप के नाम पर उछल रहा था, वो ट्रंप आजकल नरेंद्र मोदी का नाम लेते नहीं थक रहे। नरेंद्र मोदी का बर्थडे आया था तो ट्रंप ने सबसे पहले फोन घुमा दिया। अब तो कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत पर टैरिफ भी हटा देंगे। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऊंचे टैरिफ की वजह से अमेरिका और भारत के बीच पैदा हुए विवाद का समाधान अगले 8 से 10 सप्ताह में निकल सकता है। अमेरिका भारतीय सामान पर लगने वाला 25% का अतिरिक्त पीनल टैरिफ नवंबर तक हटा सकता है। अमेरिका की तरफ से लगाया गया रेसिप्रोकल टैरिफ भी 25% से घटकर 10-15% के बीच आ सकता है। हाल ही में भारत के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल ने अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच से नई दिल्ली में मुलाकात की। भारत पर अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद यह दोनों देशों के बीच पहली आमने सामने की बातचीत थी। यानी केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का यह बयान आना सीधा सीधा यह हिंट है कि ट्रंप जो है भैया बैकफुट पे जा रहे हैं। और ट्रंप ने भी इसका हिंट दे दिया खुले में। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है। I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have. यानी ट्रंप दुनिया के सामने फिर ये कहते हुए चले जा रहे हैं कि भाई मेरे तो सबसे अच्छे दोस्त मोदी हैं, मैं तो भारत से बहुत प्यार करता हूं। ट्रंप की तरफ से मैसेज क्लियर है कि अमेरिका भारत से झगड़कर नहीं रह सकता। भारत से झगड़ा करना अमेरिका के लिए पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए ट्रंप अब अपनी गलती सुधार रहे हैं। ट्रंप को पहले लगा था कि भारत पर टैरिफ लगाकर वो भारत को झुका लेंगे, रूस से भारत को दूर कर देंगे, लेकिन भारत ने अलग ही खेल कर दिया। नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए थे, जहां पुतिन और जिनपिंग के साथ मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा था। ट्रंप की मनमानी का जवाब देने के लिए भारत, रूस, चीन इकट्ठा हुए थे और इसी में RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना के संगठन को फिर से रिवाइव करने की बातें हो रही थी। लेकिन अब जब ट्रंप भारत की ताकत को समझकर फिर से दोस्ती करने के लिए तड़प रहे हैं, तो सवाल उठ रहे हैं कि भाई रशिया, इंडिया, चाइना की तिकड़ी का क्या होगा। दुनिया को जो जवाब देने की शुरुआत हुई थी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी क्या? भारत अपने हितों के लिए किसी से दोस्ती नहीं तोड़ेगा, लेकिन किसी एक के पाले में एकदम से नहीं जाएगा। भारत के लिए जितना अमेरिका इंपॉर्टेंट है उतना ही रूस भी इंपॉर्टेंट है। चीन भी भारत से दोस्ती करके रखने में ही अपनी भलाई समझ रहा है आजकल।
लेकिन चीन के साथ भारत दोस्ती करने में भी हर कदम पर ध्यान रख रहा है। पल पल में बदलती इस ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच पाकिस्तान का हाल यह है कि उसे तो सबसे जरूरी यही लग रहा है कि जो भारत की मार से बचाए वही अपना यार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि भारत की मार से बचा लो, अब पाकिस्तान को भी समझ में आ गया कि अगली बार अगर भारत ने ठोकना शुरू किया तो भाई ट्रंप भी ना बचा पाएगा, क्योंकि मोदी इसी बार नहीं रुके तो अगली बार कहां से मान जाएंगे ट्रंप के कहने पे। इसलिए पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब से सौदा करके यह सोच लिया है कि कहीं हम बच जाएं। भाई सौदा क्या किया कि भले ही हमारे न्यूक्लियर हथियार ले लो मगर भारत की मार से बचा लेना। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई जिसे दोनों देशों के बीच नेटो जैसा समझौता बताया जा रहा है, जिसे डन करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे हुए थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज के बीच इस डील पर साइन करने की खबरें हैं। जिस वक्त इस डील पर साइन हो रहे थे तब पाकिस्तान का सेना प्रमुख असीम मुनीर भी वहीं मौजूद था। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब भी सऊदी अरब में डेरा जमाए हुए हैं। इस समझौते को स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। वैसे कहने को तो इस समझौते के तहत सऊदी अरब और पाकिस्तान आपस में मिलिट्री सहयोग करेंगे, लेकिन इस समझौते में 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, यानी अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो सऊदी अरब मानेगा कि सऊदी अरब पे हमला हो गया और वो साथ देगा। ऐसे ही अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तान साथ देगा। दूसरा पॉइंट यह है कि इस डील में पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी शामिल हैं, यानी पाकिस्तान सऊदी अरब की परमाणु हथियारों से भी मदद करेगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से यह डील क्यों की, यह सबको पता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा फैसला लिया था। साफ कर दिया था कि अगर सीमा पार से आतंकी हमला होता है तो इसे युद्ध माना जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि पता नहीं कब भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दे और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की कब्र खुद जाए। इसी खौफ में जी रहे पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब से डील कर ली कि भाई मेरे को मारेगा तो तुम आओगे ना। इस डील को करके शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को लग रहा है कि उन्होंने भारत के खिलाफ पता नहीं कितना बड़ा तीर मार लिया। वो सोच रहा है कि अब भारत पाकिस्तान को नहीं ठोक पाएगा, क्योंकि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किया तो सऊदी अरब मदद के लिए आएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता इस बात पर हुआ है कि एक देश पर हुआ हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इस बात पर कोई समझौता नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों पर हमले को सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। और भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ही निशाना बनाकर हमले किए थे। इसलिए भारत जब चाहे पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च कर सकता है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जंग में तो सऊदी अरब भारत का मजबूत साझेदार है। और अगर सऊदी अरब साथ दे भी दिया तो यह नया भारत है बॉस, अपना काम करना है तो करना है। भाई ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने साथ दिया, हथियार दिए, तो क्या भारत ने नहीं ठोका पाकिस्तान को? ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने हथियार दिए, ड्रोन भेजे, तो भारत ने नहीं मारा पाकिस्तान को। तो सऊदी अरब भी होगा तो देखा जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ था प्रधानमंत्री मोदी कहां थे? सऊदी अरब में ही थे, राजकीय दौरे पर। जेद्दा में रॉयल सऊदी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उड़ रहे थे। सऊदी अरब में पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई थी। सऊदी अरब ऐसा अपना खास मित्र देश और पार्टनर के लिए ही करता है। लेकिन भाई उसी दिन पहलगाम अटैक हुआ, पीएम मोदी तुरंत दौरा छोड़े वापस आ गए। इसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहलगाम हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को हर तरह से मदद की पेशकश की थी। तो पाकिस्तान हाथ पर मार रहा, मारने दीजिए। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौते को किसी देश के खिलाफ नहीं बताया है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मक्कार देश की साजिश से भारत सतर्क है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत सरकार को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ऐसे समझौते की पहले से जानकारी थी। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान को पता है कि उसके पाले हुए आतंकवादियों के खिलाफ अगर भारत एक्शन लेगा तो सऊदी अरब छोड़ो कोई देश भारत को रोक नहीं पाएगा। लेकिन सवाल तो यह भी है कि अगर भिखारी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब सैन्य समझौते के लिए तैयार क्यों हुआ? इसके पीछे सऊदी अरब की क्या मजबूरी है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझिए कि इस डील के जरिए अब सऊदी अरब पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर पाएगा। यानी सऊदी अरब ने बिना परमाणु हथियार बनाए ही
न्यूक्लियर कवच हासिल कर लिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1970 के दशक में पाकिस्तान के गुप्त न्यूक्लियर प्रोग्राम को सऊदी अरब ने फंड भी किया था और शर्त यह थी कि सऊदी अरब को कभी खतरा हुआ तो पाकिस्तान उसे न्यूक्लियर हथियार देगा। लेकिन आप सोचिए कैसा भिखारी देश है पाकिस्तान कि अपने हथियार भी किराए पे चढ़ा दे रहा है। पाकिस्तान के साथ डील करके सऊदी अरब ने भिखारी पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों तक अपनी पहुंच बना ली। लेकिन पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, इसको लेकर चर्चा है कि सऊदी अरब को परमाणु हथियार किराए पर देकर मुनीर और शहबाज ने सस्ते तेल की डील कर ली। भिखारी पाकिस्तान ने डिफेंस डील के नाम पर सऊदी अरब को अपने परमाणु हथियार गिरवी रख दिए ताकि सऊदी अरब उसे भीख देता रहे। लेकिन आखिर सऊदी अरब की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने ये डील कर ली? इसके पीछे भी कई वजह हैं। इजरायल का कतर की राजधानी दोहा में अटैक, ईरान से सऊदी अरब के तल्ख रिश्ते, अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर सऊदी अरब का भरोसा टूटना, इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करना और पाकिस्तान का परमाणु संपन्न देश होना। लेकिन कहा जा रहा है कि समझौते के पीछे सबसे बड़ी वजह अरब देशों के साथ अमेरिका की धोखेबाजी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच यह समझौता पड़ोसी कतर की राजधानी दोहा के हमले के ठीक बाद हुआ है। इजरायल ने दोहा में हमास के नेताओं पर हमला किया जब वो अमेरिका की पहल पर शांति वार्ता करने दोहा पहुंचे थे। इजरायल के इस हमले की ट्रंप ने निंदा तो की, लेकिन इजरायल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद सऊदी अरब को यह डर सता रहा है कि इजरायल कहीं सऊदी अरब पर हमला न कर दे। इसलिए सऊदी अरब न्यूक्लियर कवच चाहता है ताकि इजरायल उस पर हमला करने से पहले सोचे, 100 बार सोचे। पाकिस्तान के साथ डील करके सऊदी अरब ने यही काम किया है। लेकिन पाकिस्तान सुरक्षित हो जाएगा ऐसा लगता नहीं। हां, यूपी कितना सुरक्षित है उसके लिए योगी क्या कर रहे हैं, ये चैप्टर देखिए। लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त रहे गोल्डी बराड़ ने यूपी में आतंक फैलाया, योगी की पुलिस ने सीधा एनकाउंटर कर दिया। क्या पाकिस्तान की हार के बाद यूपी में कहां तनाव हो गया, योगी राज में क्या इलाज हो रहा है, अब इसका चैप्टर। पिछले दिनों में यूपी में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें अपराधियों ने एक तरह से योगी की पुलिस को चैलेंज दिया है, लेकिन योगी की पुलिस ने इनका ऐसा तगड़ा इलाज किया कि अपराधी खौफ में आ गए होंगे। योगी के एनकाउंटर फोर्स और बुलडोजर दोनों धड़ाधड़ चलने लगे। आप देखिए कि 12 सितंबर को बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई। 17 सितंबर को फायरिंग में शामिल 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। 15 सितंबर को गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की पशु तस्करों ने हत्या की। 17 सितंबर को हत्याकांड का मास्टरमाइंड का एनकाउंटर हो गया जो अपने पैर पर चलने की हालत में नहीं है। 16 सितंबर को मेरठ के सरदना में कुछ लोगों ने बवाल किया। आज आरोपियों के अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन हो गया। आज पाठशाला में बताऊंगा कि एशिया कप में भारत के हाथों पाकिस्तान की हार के बाद यूपी में कहां तनाव हो गया। साथ ही योगी की पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की एक एक डिटेल दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो हुआ उसकी एक झलक देखिए। सबसे पहले बात यूपी के मेरठ में सरदना इलाके में हुए बवाल की, जिसको लेकर सरदना से विधायक रह चुके बीजेपी नेता संगीत सोम ने सनसनीखेज दावा किया है। दरअसल मेरठ के सरदना में मंगलवार की रात 2 समुदायों के लोगों के बीच मारपीट हो गई। जमकर लाठी डंडे चल गए। आरोप है कि एक गुट के लोगों ने लाठी डंडों के साथ धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया। बवाल बढ़ता देख महिलाएं बीच बचाव करने पहुंची, मगर भीड़ ने उनकी एक न सुनी। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ते गए और मामला और बिगड़ गया। इस बीच बवाल की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू करने की कोशिश की। लेकिन आरोप है कि भीड़ में मौजूद एक शख्स ने पुलिस वाले की ही लाठी छीन ली और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस गाड़ी में पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों को बैठा रही थी। पुलिस के मुताबिक इस बवाल में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। बीजेपी नेता संगीत सोम का दावा है कि यह पूरा बवाल एशिया कप में भारत के हाथों पाकिस्तान को मिली करारी हार को लेकर हुआ। संगीत सोम के दावे के मुताबिक पाकिस्तान की हार के बाद से ही तनातनी शुरू हुई, जो बाद में हिंसक झड़प तक पहुंच गई। सुनिए पूरे बवाल पर संगीत सोम ने क्या बताया, फिर बताऊंगा मेरठ के बवालियों पर सीएम योगी ने क्या एक्शन लिया। वहाँ स्थिति यही है कि ये पिछले कई दिन से मामला चल रहा था और कई दिन से ये विषय था कि पाकिस्तान जिस दिन से मैच हारा है उस दिन से वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे थे। और कई जगह, ये एक जगह नहीं कई जगह हुआ है। मैं बता ना, ये पश्चिमी यूपी के अंदर ही क्या मैं कह रहा हूँ यही हुआ। एक तो यही आप पल्लवपुरम थाना क्षेत्र, इसमें कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ हुआ है। आप लोगों से वहाँ बात करेंगे, केवल इस क्रिकेट को लेकर हुआ है। ये आप सरदना में जाएंगे तो सरदना में ये जो हुआ है ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस तरीके के लोग गुंडई थोड़ी करेंगे भाई, गुंडई थोड़ी करने देंगे, गुंडई तो नहीं करने देंगे। कम से कम मेरे यहाँ तो नहीं कर पाएगा कोई गुंडई। इधर बीजेपी नेता संगीत सोम ने कड़े एक्शन की बात की। उधर सरदना में बवाल के आरोपियों के घर पर धड़धड़ाते हुए बुलडोजर पहुंच गए। बवाल के आरोपी आरिफ और अबरार के घर में हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया।
दोनों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बनाने का आरोप था। दोनों का हिस्सा समेट दिया गया। अब बात बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की। 12 सितंबर को सुबह 3:45 बजे बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग हुई। फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। लेकिन अब यह गैंग भी समझ गया कि योगी राज में अपना वर्चस्व बनाने के लिए फायरिंग करके उसके शूटर्स ने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वारदात के एक हफ्ते के अंदर फायरिंग में शामिल शूटर्स का इनकाउंटर हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। यूपी एसटीएफ के मुताबिक सीसीटीवी की फुटेज की जांच में पता चला कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में जो 2 शूटर शामिल थे, उनमें रविंदर हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था, जबकि अरुण सोनीपत का रहने वाला था। दोनों गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के शार्प शूटर थे। वारदात के बाद से यूपी एसटीएफ लगातार इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी और कल शाम दोनों के गाजियाबाद में होने का पता चला। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने दोनों की घेराबंदी के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया। खुद को घिरता देख दोनों शूटर्स ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जीप पर 4 गोलियां लगी। करीब 15 मिनट तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से शूटर अरुण और रविंदर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यूपी एसटीएफ के मुताबिक शूटर्स के पास से जिगाना और ग्लॉक जैसी अत्याधुनिक पिस्टल बरामद हुई, जो एक बार में ताबड़तोड़ 15 गोलियां फायर कर सकती हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, यूपी के माफिया अतीक अहमद और महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। यूपी में आतंक फैलाने की गोल्डी बराड़ गैंग की साजिश को नाकाम करने पर यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर के बाद कोई भी गैंग यूपी में कानून के राज को चैलेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है।